बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कंटूर इंटीग्रल जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि जिसके अंदर हमने ये बात की कि जो इंटीग्रेशन है वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कंटूर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन कुछ इंटीग्रल्स ये होते हैं कि जो सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे z1 और z2 के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। तो इनको हम आम इंटीग्रेशन से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हैं तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं उसको, अगर वो कंटिन्यूस हैं, इंटीग्रेटेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल लेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, और उससे हम उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो हम एक आगे जाके जो है वो थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं। थ्योरम बिलो इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग व्हेन इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि जब इंटीग्रेशन जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो उस वक्त ये जो इसके बाद हम एक थ्योरम को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो जो है वो बड़ा यूजफुल होगा। क्यों? कि जब हम किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो है वो इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल आ जाएगी। अलोंग द क्लोज्ड पाथ जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि सपोज दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन ए डोमेन डी। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के इंटीग्रल के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है या पीस वाइज कंटिन्यूअस होना जरूरी है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता। इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अगर ये जो नीचे तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है, देन सो आर दी अदर्स, तो फिर दूसरी भी जो है वो क्या है? दुरुस्त हैं। मसलन जैसे पहली स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ जेड हैज एन एंटी डेरिवेटिव इन डी, जो उसकी डोमेन है, डोमेन के अंदर जो एफ ऑफ जेड है वो एंटी डेरिवेटिव रखता है। ठीक है। दूसरी क्या है? द इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग द कंटूर्स लाइंग इंटायरली इन डी। ठीक है। जो इंटीग्रल्स होते हैं अलोंग द कंटूर्स वो डी के अंदर ही लाई करते हैं, लाइंग इंटायरली इन डी, एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट z1 to any fixed point z2 all have the same value। तीसरी कंडीशन ये है द इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ जेड अराउंड द क्लोज्ड कंटूर्स लाइंग इंटायरली इन डी ऑल हैव वैल्यूज जीरो। ठीक है जी। ऊपर उसने बात की कि z1 से z2 तक जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसमें वो कह रहा है इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ जेड अराउंड द क्लोज्ड कंटूर, और ये कंडीशन लाजमी है कि लाइंग इंटायरली इन डी, उस डोमेन के अंदर वो कंटूर लाई करता हो, तो उसका इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कंटूर वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल आया करेगा? जीरो के इक्वल आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली है, वो क्या है कि ये जो थ्योरम है, दैट थ्योरम डज नॉट क्लेम, ये क्लेम नहीं कर रहा दैट एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए गिवन फंक्शन एंड ए गिवन डोमेन, कि जी ये फंक्शन मौजूद हो, उसकी ये डोमेन हो, तो इसमें से ये कंडीशन ओबे होती है। ऐसी बात इस थ्योरम ने नहीं की। इस थ्योरम में जस्ट तीन स्टेटमेंट्स हैं। वो कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि इनमें से एक भी होल्ड होती है तो बाकी दो भी होल्ड होती है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वन होल्ड होती है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट टू होल्ड्स। अगर ये टू होल्ड होती है तो इसका मतलब थ्री होल्ड होगी, थ्री होती है तो इसका मतलब वन भी होल्ड होगी। तो ये इसमें, लेकिन कोई स्टेटमेंट कब होल्ड होगी कि ये फंक्शन हो और ये उसकी डोमेन हो, इसके लिए आगे हमारे पास थ्योरम आ रहा है काशी गोरसेट थ्योरम। कौन सा थ्योरम आ रहा है? काशी गोरसेट थ्योरम। उसके मुताबिक हम जो है वो अगर हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन है, ये डोमेन है, तो हम उसका इंटीग्रल जो है वो लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं। The following examples illustrate the theorem
इन दिस सेक्शन, ये जो 42 में हम पढ़ के आए हैं, एंड इन पर्टिकुलर द यूज ऑफ द एक्सटेंशन वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बेसिकली एक्सटेंशन ही थी कि फर्ज करें आप लोगों के पास ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैंने पहले बात की थी कि इंटीग्रल के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जेड क्यूब ओवर 3 थ्रू आउट द प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जेड स्केयर है, इसका इंटीग्रल जेड क्यूब ओवर 3 है, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब z की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको भी इसके स्केयर को ओपन कर लें और एक पावर बाकी रहने दें, तो इसका स्केयर जो है वो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल आता है, तो ये 2/3 माइनस 1 प्लस आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एवरी कंटूर, कोई भी कंटूर हो, उसके ऊपर कोई भी कंटूर हो, सिर्फ ये है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो और जो एंड है वो क्या हो, 1 प्लस आयोटा हो, उसका आंसर यही आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें ये एक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड स्क्वायर डिफाइन किया गया है, और ये अगर आप देखो तो सिर्फ z इज इक्वल टू 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दी ओरिजिन। और इसका अगर आप एंटी डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 ओवर z के इक्वल आएगा पावर रूल के मुताबिक। इसका मतलब z, अगर हम z के अलावा सारे नंबर्स लिखने हों तो उसको क्या कहते हैं, z मॉड ग्रेटर देन 0 कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने 0 को डिलीट कर दिया है, 0 जो है जो कि ओरिजिन है 0 0, वो जो है वो डिलीट हो गई है। अब इसका इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c जो है वो क्या है, c बेसिकली पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गई, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, और इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि z इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर एटा थीटा, और इसकी वैल्यू -पाई से लेके जो है वो पाई तक जो है वो वेरी कर रही है, और इसका इंटीग्रल किसके अबाउट लिया जा रहा है, ओरिजिन के जो है वो अबाउट लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशंस हों तो इसके मुताबिक इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात आगे जाके हम जो है वो काशी-गॉर्सेट थ्योरम के अंदर भी जो है वो करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम ये देखें तो इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, बी का भी ये इंटीग्रल फाइंड करना है, ये सी का भी जो है वो इंटीग्रल फाइंड करना है, और हमने ये एंटी डेरिवेटिव की बात की जा रही है कि बेसिकली ये क्या है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, कोई भी कंटूर ले ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव लेके अपर लिमिट को पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये कॉस से रिलेटेड भी जो है वो इसका इंटीग्रल लेना है, अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पावर है तो इधर जो है वो पावर रूल लग जाएगा, और इसमें भी आप जो है वो वैल्यूज को अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी आगे जो है वो हमारे पास काशी गॉर्सेट थ्योरम आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है काशी गॉर्सेट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसका एमसीक्यू जो है वो आ जाता है पेपर में। इसमें ये देखें, इससे पहले मैं एक थ्योरम जो है वो अभी डिस्कस करके आया हूँ, और उस थ्योरम में 3 कंडीशंस थी, लेकिन कोई भी कंडीशन के, किसी भी कंडीशन के फुलफिल होने के लिए किसी फंक्शन के ऊपर कंडीशन या डोमेन के ऊपर कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी। अब ये थ्योरम है जो फंक्शन के ऊपर जो है वो कंडीशन इम्पोज करता है, जिससे हमारे पास जो है वो जो 3 कंडीशंस थी उनमें से जो एक कंडीशन है वो पूरी होती है। वो कैसे, अब जैसे वो कह भी रहा है कि वी सॉ व्हेन ए कंटीन्यूअस फंक्शन has an antiderivative in a domain D, the integral around any closed contour lying entirely in D has value 0। एक कंडीशन हमने वहां पे ये पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे हमने सिर्फ ये कंडीशन पढ़ी, लेकिन उसके एफ जो है वो कैसा होगा कि जब ये कंडीशन होल्ड होगी, इसके मतलब हमने नहीं पढ़ा। अब काशी-गॉर्सेट थ्योरम ये बताएगा। In this section we present a theorem giving other conditions on a function f
which ensures that the value of the integral around a simple closed contour is 0. ठीक है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल अराउंड ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। हमने फंक्शन के ऊपर जो है वो क्या करनी है, कंडीशंस इंपोज करनी है, और ये काशी-गॉर्सर थ्योरम करेगा। द थ्योरम इज सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ द फंक्शंस। अब ये देखिए उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये सेंट्रल है टू द थ्योरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है जी, ये क्या है, ये इसका रोल जो है वो कौन सा रोल है, ये सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर। अब लेट सी डिनोट्स ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर, और क्लोज्ड कंटूर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें z इज इक्वल टू जेड टी है हमारे पास, और t की वेरिएशन ए से b है। अब हम यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड कंटूर ले रहे हैं। क्लोज्ड कंटूर का मतलब ये है कि जो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो क्या है, वो सेम है, और इसको पॉजिटिव सेंस में डिफाइन कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंस कौन सी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। आगे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो assume दैट f इज एनालिटिक। एनालिटिक मतलब यह है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट ईच पॉइंट इंटीरियर एंड ऑन द सी, उसके अंदर भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उस कर्व के ऊपर भी जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये स्टूडेंट्स दोबारा नोट कर लें कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है किसके ऊपर, एट ईच इंटीरियर और टू सी, उस कर्व के अंदर हर पॉइंट के ऊपर और उस कर्व के ऊपर भी। अब स्टूडेंट्स ये काशी-गॉर्सर थ्योरम की ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसकी हमें, क्योंकि हम तो एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके प्रूफ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है इस के थ्योरम को जो है थ्योरम हमें याद होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए। थ्योरम ये काशी-गॉर्सर थ्योरम ये कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक, फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उसका एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। कोई भी आपके पास सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर के लिए हम जो है वो पहले बात करके आ चुके हैं, उसके हर पॉइंट के ऊपर, उसके अंदर हर पॉइंट जो है उसके ऊपर और उस कर्व के ऊपर भी अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है तो हम ये कहेंगे कि उसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब ये देखें बड़ा सिंपल सा थ्योरम हो गया कि हमने सिर्फ किसको चेक करना है, फंक्शन की जो है वो एनालिटिसिटी को चेक करना है inside the curve and on the curve, inside the curve and on the curve। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स जो है वो कंसेप्ट आ गया है, वो क्या है, सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन्स, सिंपली एंड मल्टीप्लाई। अब इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी की कौन सी डोमेन होती है, दैट एवरी सिंपल क्लोज्ड कंटूर within it encloses only points of D। सिंपली कनेक्टेड क्या होती है कि इज ए डोमेन सच दैट एवरी सिंपल क्लोज्ड कंटूर, कोई भी आप क्लोज्ड कंटूर जो है वो सिंपल ड्रा करें, ठीक है, तो वो किसके अंदर रहेगी, वो बेसिकली जो है वो डी का ही कोई पॉइंट आएगा, डोमेन का ही कोई पॉइंट आएगा, डोमेन से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, वो क्या है, वो डोमेन से बाहर जो है वो नहीं निकलेगी, डोमेन के अंदर ही उसका जो है वो कोई पॉइंट आए तो उसको हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहेंगे। ठीक है, वो क्या होगी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगी। मसलन फर्ज करें ये हमारे पास इस तरह की ये जो डोमेन है ये सिंपली कनेक्टेड जो है वो डोमेन है, लेकिन अगर आप जो है वो इस तरह की कोई जो है वो डोमेन जो है वो स्टूडेंट्स बना लें, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो आपकी जो कर्व है वो क्या हो, कोई भी सिंपली कनेक्टेड जो है वो आप जो है वो कर्व जो है वो ड्रा करें, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट है वो उसकी डोमेन में ना रहे बल्कि डोमेन से जो है वो बाहर निकल जाए तो वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होगी। द सेट ऑफ द पॉइंट्स इंटीरियर टू ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर इज एन एग्जांपल। Set of points interior to a simple closed contour is an example. The annular domain between two concentric circles is however not simply connected। ठीक है जी, एनुलर डोमेन जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी होती है, हमारे पास जो है कौन सी डोमेन, एनुलर डोमेन
अब एनुलर डोमेन जो है, फर्ज करें ये आपके पास है और ये भी एक आपके पास जो है वो सर्कल है। अब ये एनुलर जो है वो डोमेन है, ठीक है। तो ये सिंपली जो है दैट इज नॉट जी सिंपली कनेक्टेड। ये क्या होती है, दैट इज मल्टीप्लाई कनेक्टेड, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड होती है, ठीक। अब कॉशी-कोर्सेट थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड इन द फॉलोइंग वे इन्वॉल्विंग ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए जो है वो कॉशी थ्योरम को जो है, कॉशी-कोर्सेट थ्योरम को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। वो किस तरह, अब इसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स ये थ्योरम बनेगा कि इफ़ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन, अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर जो है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन अभी हम जो है वो डिफाइन करके आ चुके हैं, तो उसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर सी लाइंग इन डी। कोई भी क्लोज्ड कंटूर जो उस डोमेन के अंदर लाई करता है उसके ऊपर उसका इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इंटीग्रल्स की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें, इस फिगर को देखें, तो इसमें ये कंटूर्स हैं, ये एक क्लोज्ड कर्व है लेकिन इसके बहुत सारे कंटूर्स बनते हैं। इस सी कर्व के बहुत सारे कंटूर्स हैं, ये C1, C2, C3, C4, ये 4 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इसके कंटूर्स जो हैं। इन चारों पे अलग-अलग जो है वो हम इंटीग्रल अप्लाई करके इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब कॉशी-कोर्सेट थ्योरम के मुताबिक, ये जो कॉशी-कोर्सेट थ्योरम है उसके मुताबिक, उसकी एक्सटेंशन के मुताबिक, अब ये देखें हमारे पास के की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से लेके 4 तक है। यानी कि क्या मतलब, पहले C1 आएगा 1 कर्व के लिए, प्लस C2 कर्व के लिए, प्लस C3 कर्व के लिए, प्लस C4 कर्व के लिए, चारों इंटीग्रल्स को जो है वो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि जो है वो चारों का अलग-अलग भी 0 था, ऐड करने से भी 0 रहा, तो इस पूरी कर्व के लिए जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम चारों जितने भी हमारे पास जो है वो कंटूर्स बनते हैं उनका अलग-अलग हम इंटीग्रल फाइंड करके भी उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये कॉशी-कोर्सेट थ्योरम की एक्सटेंशन भी कहलाती है। फिर यहाँ से स्टूडेंट एक और करोली हमारे सामने आती है, वो क्या है कि फंक्शन एफ दैट इज एनालिटिक थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। यानी कि एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। किस डोमेन के अंदर, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर। तो मस्ट हैव एन एंटी, तो उसका लाजमी एंटी डेरिवेटिव जो है वो मौजूद होगा एवरीवेयर इन डी, ठीक है, उसका लाजमी जो है वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव मौजूद होगा, तभी तो उसका आंसर निकल रहा है ना। और आंसर हम उसका किसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं, 0 के इक्वल। अगर इंटीग्रल ही एग्जिस्ट ना करता तो 0 भी आंसर नहीं आ सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गई है कि क्वेश्चन है कि कॉशी-कोर्सेट थ्योरम को हम जो है वो अप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पे। और डेफिनेटली कॉशी-कोर्सेट थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमें जो है वो फंक्शंस दिए गए हैं, 6 फंक्शंस दिए गए, और इन 6 के 6 फंक्शंस के इंटीग्रल हमने प्रूव करने हैं कि वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमें जो कर्व दी गई है वो एक सर्कल दिया गया है। कौन सा सर्कल दिया गया है, ये एक यूनिट सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन है क्या क्लोज्ड कर्व के अंदर और उसके ऊपर एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस फंक्शन को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये जो z स्क्वायर ओवर z माइनस 3 है, इसमें z की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल। और z इज इक्वल टू 3 जो है, ये z इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन z इज इक्वल टू 3 इस कर्व के अंदर नहीं आता, वो ना इस कर्व के ऊपर आता है बल्कि कर्व से बाहर आता है। इसका मतलब इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसी तरह z e रेज़ टू पावर माइनस z एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है, और साथ z पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी इंटायर फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये तो फंक्शन ही इंटायर है, और इंटायर फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो इसका पोल मौजूद नहीं है।
इसका मतलब ये है कि z mod इज इक्वल टू 1 के अंदर, यानी कि सर्कल के अंदर ये एनालिटिक है, तो इसका आंसर भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाए ये C के अंदर, तो हमने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, अगर जो है वो इसके फैक्टर्स बनते हैं, और फिर हम ये देख लेंगे कि किस वैल्यू के ऊपर जो है वो ये इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, वो वाली वैल्यूज हमने जो है वो चेक करनी है, तो वो डेफिनेटली वो आप देखेंगे कि वो वैल्यू जो है वो इस सर्कल से जो है वो क्या है, बाहर होगी, ना इस सर्कल पे लाई करेगी और ना इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई करेगा, बल्कि उससे बाहर है, तो इसका भी इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। फिर हमारे पास जो है वो डी में क्या है कि सीकेंड हाइपरबॉलिक z है। सीकेंड हाइपरबॉलिक z भी जो है, अगर आप ये देखें तो z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ये क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है जी। अब अगर आप tan z की बात करें तो tan क्या होता है, साइन ओवर cos, और cos की वैल्यू किसके ऊपर जो है वो cos पाई cos z इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos z इज इक्वल टू 0 किस किस के ऊपर इक्वल होता है, cos z इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखना है कि z की कौन सी वैल्यूज के ऊपर ये बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2, और पाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, पाई जो है वो हमारे पास होता है 3.1 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप जो है वो इसको इसके ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं, इनको आप जो है वो 0 भी पुट कर लें। ठीक है, तो ये इस सर्कल के अंदर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, एनालिटिक ही रहती है, इसलिए इसका भी इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सेम जो है वो केस एफ का है, तो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि फंक्शन की वैल्यू अगर जो है वो एनालिटिक है गिवन क्लोज कंटूर के अंदर, तो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दूसरा ये स्टूडेंट्स ये एक रिजल्ट है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना MCQ के लिए याद कर लेना है। ठीक है, ये अगर आप कैलकुलस की बुक लें और उसका जो डबल इंटीग्रल वाला पोर्शन है लास्ट में कैलकुलस का, तो वहाँ पे भी इसका जो है वो प्रूफ मौजूद है। ठीक है, कैलकुलस की बुक में डबल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल्स के अंदर जो है वो इसका ये प्रूफ जो है वो मौजूद है कि 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x के dx किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 के इक्वल होता है। ये याद रखना है, किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 के इक्वल होता है। ये MCQ के हवाले से आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ये काशीज इंटीग्रल फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी लाजमी जो है वो एक क्वेश्चन आता है कि काशी इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड। अब ये देखें, काशी गोरसेट थ्योरम ये बताता है कि अगर फंक्शन क्लोज्ड कर्व के अंदर और उसके ऊपर एनालिटिक हो तो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। लेकिन अगर किसी जगह पे पॉइंट के ऊपर एनालिटिसिटी ना हो, तो फिर आपने इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना हो, तो डेफिनेटली आपको काशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो यूज़ करना होगा। बहुत सारे इंटीग्रल जो हैं वो हम काशी रिलेटेड हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड। अब इस थ्योरम को हम देखते हैं कि क्या है कि लेट एफ बी एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। एफ जो है वो एनालिटिक है एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, टेकन इन पॉजिटिव सेंस, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ z नॉट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू c, z नॉट कोई भी पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, c का इंटीरियर है, उस कर्व के अंदर मौजूद है, तो उसके ऊपर वो f ऑफ z नॉट किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल हुआ करेगा, यानी कि 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व के ऊपर इंटीग्रल है f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट dz। ठीक है, ये अगर कोई भी पॉइंट उसके अंदर मौजूद हो z नॉट, तो f ऑफ z नॉट इसके इक्वल होगा। ये जो फार्मूला है दिस इज नोन एज काशी इंटीग्रल फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं। इट टेल्स अस दैट इफ ए फंक्शन f is to be analytic within or on a simple closed contour C, then the values of f interior to C are completely determined by the values of f on C। तो हम इनकी जो वैल्यूज को हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये जो ज़्यादा इस फार्मूले का यूज़ वो इस सेंस में है कि इंटीग्रल इस तरफ और एफ ऑफ जेड नॉट जो है वो दूसरी तरफ। बेसिकली इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे किस काम के लिए, इंटीग्रल्स जो हैं उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करने के लिए। यानी कि हमारे पास ये जैसे ये देखें z माइनस जेड नॉट दिया गया है और ऊपर जो है एफ ऑफ जेड है, और इसका इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना हो ओवर दी क्लोज्ड कर्व सी, तो वो बड़ा सिंपल हो गया कि आपने सिर्फ क्या करना है उस फंक्शन में z की जगह पे z नॉट पुट कर देना है। ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दोगे और इसके बैक पे 2 पाई आयोटा लिखोगे, तो ये आपके पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सी बी ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल z mod इज इक्वल टू 2। z mod इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि इसका रेडियस 2 है और ये जो है वो हमारे पास इसका रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, √2 है, और ये इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। सिंस द फंक्शन एफ ऑफ जेड, अब ये अगर हमें दिया गया हो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ओवर 9 माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से z की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 3 आ जाएगी 3 के ऊपर, और ये 3 जो है वो इस सर्कल से बाहर है। 3 क्या है, इस सर्कल से बाहर है। इसका मतलब ये एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, ठीक है, विद इन एंड ऑन सी। अब यहाँ पे सिंस द पॉइंट z नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z नॉट जो है वो किसके इक्वल, माइनस आयोटा के ऊपर, ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो ली जा रही है, z नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसका मतलब दूसरा हमारे पास ये फंक्शन है, ये जो है वो z ओवर 9 माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये f ऑफ z बनेगा। ठीक है, इसका अगर हमें इंटीग्रल फाइंड करना हो तो ये देखें हमने क्या करना है, f ऑफ z के अंदर क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर 10 और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पाई बाय 5 आ जाएगा। बेसिकली हमने इसका इंटीग्रल फाइंड किया है, ठीक है, इसका इंटीग्रल फाइंड किया है और इस वैल्यू को जो है वो यूज़ किया है z प्लस आयोटा को। तो z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 कर लें तो आयोटा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हमने माइनस आयोटा के ऊपर जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और साथ 2 पाई आयोटा लगाया, काशी इंटीग्रल फार्मूले को यूज़ किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला के बाद स्टूडेंट्स ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, इससे भी हमारे पास एक इंटीग्रल से रिलेटेड जो है वो फार्मूला होगा, ठीक है, उसको हम जो है वो यहाँ पे समझते हैं। अब काशीज इंटीग्रल फार्मूला से अगर हम देखें तो इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है, तमाम जो है उसके डेरिवेटिव क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, ये मसलन एक लेमा दिया गया है कि सपोज दैट ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन ए सिंपली क्लोज्ड कंटूर सी टेकन इन द पॉजिटिव सेंस, किसके अंदर, पॉजिटिव सेंस के अंदर लिया जाए। इफ z इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी देन, अब यहाँ पे ये देखें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो इधर क्या आ गया है, इसका स्क्वायर आ गया है। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो इधर ये देखें इसका क्या आ गया है, क्यूब आ गया है। तो इसका आगे चल के हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाएंगे इस, और वो बड़ा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे जितने भी इनकी जो मल्टीप्लिसिटी आती है यानी कि ऊपर पावर आती है, उनसे रिलेटेड इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के हवाले से ये फिर बड़ा पावरफुल जो है वो हमारे पास टूल बन जाएगा। अभी ये सिर्फ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के हवाले से बात की है। ये स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, ये भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और ये बड़ा हेल्पफुल होगा आगे। इफ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट ए पॉइंट, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, तो तमाम ऑर्डर्स के डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। दोज डेरिवेटिव्स आर मोर ओवर ऑल एनालिटिक देयर, और वो वहाँ पे एनालिटिक भी होते हैं। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, अब हम काशीज इंटीग्रल फार्मूला के जो डेरिवेटिव्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन को जो है वो यूज़ करें
तो बहरहाल हमें तो फार्मूला चाहिए, तो ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 पाई आयोटा आएगा और क्लोज्ड कर्व सी होगी। ये रिलेशन देखनी है कि अगर इधर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इधर पावर n+1 होगी, ठीक है, एक ज्यादा होगी, ठीक। बाकी वो तो एफ एस जो है वो उसी तरह ही है। इस चीज़ को आगे जाके हम जो है वो, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल फाइंड करने हैं, तो इसको हम इस तरह भी जो है वो फिर कर सकते हैं कि ये हमारा, अगर हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है n+1 है, तो डेरिवेटिव कौन सा आएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। किस पॉइंट के ऊपर आएगा, z0 के ऊपर। ये देखें, ये z0 जो हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और इधर जो है वो 2 पाई ऊपर आएगा, नीचे जो है वो n फैक्टोरियल आएगा, नीचे क्या आएगा। अब ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। अब n की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके मुताबिक ये आपका जो है वो फार्मूला आता जाएगा। अगर इधर पावर 2 है तो n 1 हो जाएगा, इधर पावर 3 है तो n जो है वो n जो है वो 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। वेरी वेरी हेल्पफुल ये हमारे पास फार्मूला है, और इससे रिलेटेड भी जो है वो MCQ जो है वो आता है, PSC में भी, PPSC में भी, और वैसे भी बहुत जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अब इस फार्मूले की एप्लीकेशन को अगर हमने देखना है तो ये एग्जांपल देखें कि सी, वो कहता है सी इज ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है, और वो इसमें इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। फंक्शन हमें ये दिया गया है e⁻²z, ये वाला e⁻²z। इसका मतलब जीरो पे जो है ये जीरो पे इसकी वैल्यू जो है वो हम देखेंगे z-0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3+1 लिख सकते हैं। ये जो 4 है, सॉरी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। तो n हमारा फिर किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। तो इधर हमने डेरिवेटिव कौन सा लेना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, और किस वैल्यू के ऊपर लेना है, जो इसमें से माइनस हो रही है। कौन सी वैल्यू माइनस हो रही है, 0 माइनस हो रही है, और ये साथ आएगा, ऊपर 2 पाई आयोटा आएगा, नीचे n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब हमारा काम क्या है कि f ट्रिपल प्राइम 0 फाइंड करें। f ऑफ z हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर जाके x की जगह पे 0 को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है इसको इधर पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आप लोगों के पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो कि dz/z-z0, यानी कि z-z0 का मतलब ये कोई भी नंबर हो तो इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, z-z0 हो, और z0 डेफिनेटली कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये क्या किसके इक्वल होगा, 2 पाई आयोटा के इक्वल इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। अब z0 वो कहता है एनी पॉइंट इंटीरियर टू ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। अब यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक जाएं जो पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, f ऑफ z है, और यहाँ पे f ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे, z की जगह पे z0 पुट करोगे, तो f ऑफ z0 किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो इधर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो है वही आंसर रहता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा ही रहेगी। अब अगर हम जो है वो अगली बात ये करें, अगली बात क्या है स्टूडेंट्स के, अगर इसकी पावर n+1 हो, कोई भी जनरल पावर हो, 2 3 4 n+1 हो, तो इसका आंसर 0 आएगा। उसकी वजह ये है कि आगे इसके जो है वो डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये इसका लेंगे तो 0 आ जाएगा, और आगे जितने भी डेरिवेटिव्स लेते जाओगे तो वो 0 ही आएंगे। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले तो हमने बात की कि फंक्शन एनालिटिक हो और उसके डोमेन के अंदर और कर्व के ऊपर, तो उसका डेरिवेट इंटीग्रल लें तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब ये उसके अपोजिट है कि वो कहता है f अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो ऑन ए डोमेन D और इंटीग्रल भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर C लाइंग इन D, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन जो है वो थ्रू आउट दैट डोमेन इज एनालिटिक। वो फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिक है। तो ये उसका कन्वर्स हो जाएगा थ्योरम का, ठीक है। काशी-गोरसट थ्योरम का ये क्या है, ये कन्वर्स थ्योरम है।
अब स्टूडेंट्स हम कुछ जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि लेट्स सी डिनोट द पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। बाउंड्री ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें whose sides lies along the lines, मसलन x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू और y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। ये आप अगर लाइंस ड्रा करें तो आप ये देखोगे कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा। एवेल्यूएट ईच ऑफ द इंटीग्रल, हमने इन इंटीग्रल्स को एवेल्यूएट करना है। ये हमारे पास इंटीग्रल्स हैं तो इनको जो है वो हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। ये 3 ये हैं और 3 ही ये हैं हमारे पास, बल्कि 2 ये हैं। तो इस तरह ये 5 हैं, इनके आंसर्स दिए गए हैं लेकिन हम इनको एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएट करने के बाद जो है वो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। अब इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, हम अगर 4 लाइनें जो है वो ड्रा करें तो ये जैसे ये है कि हमारे पास ये एक लाइन है, इसी तरह जो है ये एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। इससे हमारे पास ये एक जो है वो क्या पैदा हो गया है, ये स्क्वायर जो है वो जनरेट हो गया है। इन दिस प्रॉब्लम लेट सी डिनोट द स्क्वायर कंटूर शोन इन द फिगर। अब इसमें अगर आप ये देखो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, -2 से लेके जो है वो 2 तक वेरी करेगी। और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो -2 आयोटा से +2 आयोटा की तरफ वेरी करेगी। इसका मतलब ये है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास जो पॉइंट है वो किसके इक्वल है, ये पॉइंट 2 के इक्वल है, ये -2 के इक्वल है, ये -2 के इक्वल है और ये जो है वो 2 के इक्वल है। तो ये इसके अंदर इस कर्व के ऊपर या इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उनको भी जो है वो हम नोट करेंगे, ठीक। तो अब हम जो है वो इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ए पार्ट है हमारे पास, हम इसका इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो π/2 आयोटा है, π/2 आयोटा, अब ये हमारे पास जो है π/2 आयोटा है और फंक्शन क्या है, e⁻z है। ये फंक्शन क्या है, e⁻z है। इसके अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, π/2 आयोटा वैल्यू जो है वो पुट करनी है। इसके साथ क्या आएगा, ये 2 पाई आयोटा आएगा और ये किसके मुताबिक आएगा, काशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक आएगा। ये किसके मुताबिक आएगा स्टूडेंट्स, काशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक 2 पाई आयोटा और फंक्शन क्या है, e⁻z है और e⁻z में π/2 वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब ये देखें e⁻z जो है इस वैल्यू के ऊपर एनालिटिक है, z इज इक्वल टू π/2 के ऊपर जो है ये क्या है, एनालिटिक है। बहरहाल इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा और इस तरह जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब हम अगले इंटीग्रल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम जो है वो z² + 8 को ऊपर ले जाएं तो ये हमारा f(z) बन जाएगा। नीचे z है और z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 0, यानी कि z -0। अब हमने इस फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन देखना है कि क्या 0 के ऊपर एनालिटिक है, तो 0 के ऊपर ये एनालिटिक फंक्शन है। हम इसकी वैल्यू जो है वो 0 के ऊपर जो है वो फाइंड करेंगे। z को 0 पुट करें तो cos 0 ऊपर 1 होगा, ये z 0 हो जाएगा तो ये 1/8 आ जाएगा और काशी इंटीग्रल फार्मूला के साथ बाकी जो है वो 2 पाई आयोटा उसी तरह, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 आयोटा आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो सी पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, ये सी पार्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो इस z को इस 2 से इंडिपेंडेंट करें। तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, z/2 बन जाएगा। नीचे इधर जो है वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो z -1/2 आ गया, z -1/2। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने -1/2 के ऊपर फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर आएगी, -1/2 के ऊपर आएगी। 2 पाई आयोटा जो है वो काशी इंटीग्रल फार्मूले का उसी तरह आएगा। तो 2 पाई आयोटा इसके अंदर वैल्यू पुट करो, -1/2 तो ये क्या बन जाएगा, -1/4 बन जाएगा और ये इसको सिंप्लीफाई करें तो -π/2 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें स्टूडेंट z⁻4 है, पावर आ गई है।
ठीक है, तो इसमें हम डेरिवेटिव वाला जो है वो फार्मूला यूज करेंगे, z माइनस 0 और ऊपर जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। तो इसका मतलब n हमारा जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इधर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर उसी तरह 2 पाई आयोटा आएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कौन सा अंदर बनेगा, ये देखिए जितना n होगा वो उसका डेरिवेटिव बनेगा। किसका डेरिवेटिव, इस f ऑफ z का। और इसकी वैल्यू हमने किसके ऊपर लेनी है, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसके 3 डेरिवेटिव लेंगे, cos हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव, sin हाइपरबोलिक z, फिर उसका डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक z, फिर उसका डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक z। sin हाइपरबोलिक z में z की जगह पे 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह इस इंटीग्रल का भी आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इधर आप ये देखें ई के अंदर, तो ये इस इंटीग्रल के अंदर भी स्टूडेंट्स ये देखें आगे पावर आ गई है, क्या आ गई है, पावर आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज होगा। इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 2 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, और ये z नॉट के ऊपर हमारे पास वैल्यू है, f ऑफ z हमारे पास tan z बाई 2 है। फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, अब n जो है वो ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल, ऊपर 2 पाई आयोटा आएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करोगे, z इज इक्वल टू x नॉट के ऊपर। अब tan z बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, और फिर उसका भी z बाई 2 का डेरिवेटिव वो 1 बाई 2। बाद में हमने क्या करना है, z की जगह पे x नॉट वैल्यू पुट कर देनी है, तो जहाँ पे भी z है वहाँ पे x नॉट आ जाएगा। 2 पाई आयोटा से हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, और बेसिकली जो है वो सेकेंड की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है -2 और 2 के दरमियान, इसलिए साथ उसने इसकी कंडीशन भी इम्पोज कर दी है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ g ऑफ z अराउंड द सर्कल। ये अब सर्कल दिया गया है, ठीक है, z माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 2 इन द पॉजिटिव सेंस व्हेन g ऑफ z जो है वो फंक्शन किसके इक्वल है, 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है, और दूसरा जो है g ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर है। इसके ऊपर डेफिनेटली जो फार्मूला आएगा वो डेरिवेटिव वाला फार्मूला आ जाएगा, और इसमें सिंपल काशी इंटीग्रल फार्मूला आएगा। उसको हम सॉल्व करके हम इन आंसर्स तक जो है वो अप्रोच करते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दी गई है सी जो है वो कर्व जो दी गई थी, z माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। इसकी अगर आप फिगर ड्रा करो तो ये आपकी फिगर आएगी, यानी कि इसका जो है वो सेंटर कहाँ पे है, आयोटा के ऊपर है, सेंटर आयोटा के ऊपर है, और बाकी जो है वो आपका ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप जो है वो इसको ऑब्जर्व करें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज भी दिया गया है, ये कर्व जो है ना एरो इधर जो है वो लगाया गया है। अब ये हमारे पास जो है वो कर्व आ गई, हम सबसे पहले में जो है काशी इंटीग्रल फार्मूला को यूज करेंगे, यानी कि हमने इस कर्व के ऊपर जो है वो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। z स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो z माइनस 2 आयोटा जो है ये बाहर है, और z ये जो 2 आयोटा है वो इस कर्व के अंदर है। जो बाहर है उसको तो हम जो है वो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू -2 आयोटा इससे आना था, z इज इक्वल टू -2 आयोटा इससे आना था, ये हमारा f ऑफ z बन गया। इसके अलावा जो बाकी था 2 आयोटा उसको हमने इधर नीचे रख लिया, z माइनस 2 आयोटा आ गया, यानी कि अब हमारा z नॉट क्या है, 2 आयोटा है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 2 आयोटा को पुट करेंगे। ये फंक्शन है हमारा 1 ओवर z प्लस 2 आयोटा, z की वैल्यू 2 आयोटा पुट करेंगे, और काशी इंटीग्रल फार्मूला के साथ के मुताबिक ये साथ क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा। अब 2 इसमें भी 2 आयोटा पुट करें तो ये 4 आयोटा आ जाता है, 1 ओवर 4 आयोटा, पाई आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो 2 इससे कैंसिल हुआ, तो पाई बाय 2 इसका जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो नेक्स्ट बात करें कि काशी इंटीग्रल फार्मूला जो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म थी, यानी कि डेरिवेटिव वाली फॉर्म थी, उसको अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे पावर कितनी है, ये 2 दी गई है।
ठीक है। दूसरा ये है कि इसको फैक्टराइज करें तो z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये एफ ऑफ z बन जाएगा। नीचे जो है इस पावर 2 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 लिख लेंगे। इसका मतलब n हमारा यहाँ पे 1 है, तो इधर क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर 2 पाई आयोटा आएगा। और क्योंकि n 1 है तो डेरिवेटिव कौन सा आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा किसका, एफ ऑफ z का। और एफ ऑफ z क्या है, 1 ओवर z प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। और इसकी वैल्यू किसके ऊपर हमने लेनी है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर लेनी है। इसका आप एक डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ये आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर z की जगह पे 2 आयोटा को रिप्लेस कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 16 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये कर्व सी है जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 3, यानी कि सेंटर एट द ओरिजिन रेडियस जो है वो हमारे पास जो है वो √3 आ जाएगा। और इसको डिस्क्राइब किया गया है पॉजिटिव सेंस के अंदर। हमें ये शो करना है कि g ऑफ w इसके इक्वल है, ठीक है जी। और देन सॉरी शो दैट इफ दिस, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो तो g ऑफ 2 इसके इक्वल आएगा, 8 पाई आयोटा के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। दूसरा ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ w इफ w मॉड इज ग्रेटर देन 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि हमें जो कर्व दी गई है c, तो c बी दी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है। अब हम अगर ये फंक्शन एक कंसिडर करें, g ऑफ w इज इक्वल टू ये 2, ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओवर दी कंटूर c 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 ओवर z माइनस w है, ठीक है। वी विश टू फाइंड जी डब्ल्यू व्हेन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, जब किसके इक्वल है, डब्ल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। और अगली हमने ये भी बात करनी है कि डब्ल्यू मॉडुलस अगर ग्रेटर देन 3 है तो उसके हवाले से भी हमने जो है वो बात यहाँ पे करनी है। अब इसमें स्टूडेंट समझने वाली बात बेसिकली ये है कि उसने g ऑफ 2 इस इंटीग्रल के इक्वल दिया है, तो बेसिकली तो हमने ये इंटीग्रल ही फाइंड करना है। g ऑफ 2 उसने किसके इक्वल दे दिया है, इस इंटीग्रल के इक्वल, तो हमें क्या फाइंड करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अब z इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू किसके ऊपर हमने फाइंड करनी है, z इज इक्वल टू 2 के ऊपर। हमारा एफ ऑफ z क्या है, 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 है। और काशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक ये 2 पाई आयोटा भी साथ आ जाएगा, z को जो है वो आप 2 पुट करें तो ये 4 है, तो इस तरह 8 पाई आयोटा आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 8 पाई आयोटा आ गया। अब अगर हम जो है वो z मॉडुलस ग्रेटर देन 3 लेंगे तो वो पॉइंट डेफिनेटली जो है वो इस सर्कल से बाहर लाई करेगा। जब वो पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर लाई करेगा तो फिर इसका इंटीग्रल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रल वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन तो तमाम वैल्यूज के ऊपर क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब g ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 0 के इक्वल आ जाएगा, कब, जब उसकी वैल्यू जो है वो w मॉडुलस ग्रेटर देन 3 होगा। फिर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 क्या है कि सी बी एनी सिंपल क्लोज कंटूर डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव सेंस इन जेड प्लेन। और जी डब्ल्यू जो है वो किसके कैसे डिफाइन किया गया है, इस इंटीग्रल के इक्वल डिफाइन किया गया है। और इसमें क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन बनता है, ये एक्सटेंडेड काशी गॉर्सेट थ्योरम है। हमें ये शो करना है कि ये जो g ऑफ w है वो इसके इक्वल है। दूसरे लफ्जों में हमने इस इंटीग्रल को ही सॉल्व करना है और उस इंटीग्रल का आंसर क्या आना चाहिए, 6 पाई आयोटा w आना चाहिए, और w इज इनसाइड c, ठीक है। और अगर w आउटसाइड c होगा तो डेफिनेटली काशी फार्मूले के मुताबिक ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। अब इसको अगर आप स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोगों ने प्रूव किस तरह करना है कि ये 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर जो है ये इसका अगर आप करोगे तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा, 2 पाई आयोटा, और नीचे जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल। और इसका 2 है तो इसका आगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, w के ऊपर वैल्यू आएगी क्या, सेकंड डेरिवेटिव। इसका आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव लोगे। अगर आप ये देखें सेकंड डेरिवेटिव लें
तो ये 3z² बनेगा और ये 2 आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लें तो ये 2 वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये 6z आ जाएगा और z में वैल्यू पुट करें तो मेगा, तो ये देखो सिंपल सम नहीं आ रहा है कि ये 6w जो है वो हमारे पास बन रहा है। और जब वो लाई आउटसाइड कर रहा है तो इसका मतलब काशी गोरसट थ्योरम के मुताबिक इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। जब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी तो GW भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर ये स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि वो कहता है कि लेट सी बी ए यूनिट सर्कल। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और ये -π से लेके π तक है। वो कहता है फर्स्ट ये शो करें कि कोई भी हमारे पास रियल कांस्टेंट a हो तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 2π आयोटा के इक्वल होता है। और फिर जो है इस इंटीग्रल को थीटा की फॉर्म में लिखें और ये एक और फार्मूला ड्राइव करें कि 0 से लेके π तक e⁻a cos थीटा cos a sin थीटा d थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो पाई के इक्वल है। तो अब हम इस 7 क्वेश्चन को जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हमें एक सी कर्व जो है वो दी गई थी, ये वाली, जो कि एक यूनिट सर्कल है बेसिकली, z = e आयोटा थीटा और थीटा की वैल्यू -π से लेके π तक वेरी करती है और a एक कांस्टेंट है जो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, कोई रियल कांस्टेंट है। काशीज इंटीग्रल फार्मूला अगर हम ये देखें तो काशीज इंटीग्रल फार्मूले में यहाँ पे z की जगह पे z-0 लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू हमने किसके ऊपर फाइंड करनी है, z = 0 के ऊपर फाइंड करनी है। फंक्शन e⁻az है। काशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक ये 2π आयोटा भी साथ आ रहा है। z को जब 0 पुट करोगे तो ये e⁻0 हमेशा 1 बन जाया करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी हमारे पास a जो है वो कांस्टेंट नंबर हो तो आंसर जो है ये 2π आयोटा ही आएगा। फिर इसके अगला जो हमने प्रूफ करना था, ऑन दी अदर हैंड दी स्टेटेड पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, e⁻az/z जो है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻iota थीटा ओवर e⁻iota थीटा, आयोटा यानी कि हमने इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ले गए z = e⁻iota थीटा लिख लिया। इसको मज़ीद जो है वो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया और इसकी लिमिट जो है वो -π से लेके π तक जो है वो हमने फाइंड की, यानी कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर दिया है, अब हमने सेपरेट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम इस इंटीग्रल का इंटीग्रल तो फाइंड करके आ चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, 2π आयोटा के इक्वल होता है। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो वहाँ से ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑन ईच साइड वी गेट दिस, -π से लेके π तक और ये 2π के इक्वल होगा क्योंकि आयोटा से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -π से π की बजाय 0 से π लेके आनी हो तो बाहर 2 निकल आएगा और वो 2 पे राइट साइड पे भी डिवाइड कर दें तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, π आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 जो कि सीरीज से रिलेटेड है उसको रिविजिट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।